Good morning students and my dear friends. Today is 22nd of May 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ अपलोड होती है। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की सेपरेट नोटिफिकेशन की, न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी आपको डेली इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25 मोटिवेशन ऑफ द डे इज इम्पेशेंस नेवर कमांडेड सक्सेस। और आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। फर्म्स रीन इन प्राइस हाइक एज कॉस्ट कूल। पिछले कुछ रीसेंट टाइम में जो कमोडिटीज़ की कॉस्ट है, हम बोलें जिसको इनपुट कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिल रहा। मॉडरेशन मीन्स डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद और पैंडेमिक के बाद जो रिकवरी स्टार्ट हुई थी इकोनॉमीज में, उस ड्यूरेशन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जो थी वो डिमांड हाई होने की वजह से और अदर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी, जिसका इम्पैक्ट हमें बिजनेस रेंज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में और उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज पर देखने को मिल रहा था। अब चूंकि बिकॉज ऑफ certain economical factor now the commodity cost are started declining और उसमें कुछ हमें moderation या decline देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी क्योंकि अब कॉस्ट बढ़ रही थी रॉ मटेरियल की, तो ऐसा इनिशियली भी एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस ड्यूरेशन में उन्होंने प्राइस इंक्रीज किया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विस की डिमांड जो है वो इम्पैक्ट करेगी। बट चूंकि अब कमोडिटीज़ की जो कॉस्ट है, कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो ईज आउट होना शुरू हुए, तो एक्सपर्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्रॉबेबली अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्राइस हाइक पर जाएं। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दिस नोशन, range of business organizations that are offering product from quick service restaurant to apparel sector are actually declining or are actually refraining from raising the prices of their product। तो apparel, quick restaurant services, biscuit, edible oil जो producers हैं, ये सब फिलहाल के लिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में कोई भी रिवीजन नहीं करने जा रहे, मोर स्पेसिफिकली उसको इंक्रीज नहीं करने जा रहे इन स्पाइट ऑफ दिस कमोडिटी कॉस्ट कूल डाउन इफेक्ट। तो बेसिकली इन्फ्लेशन से थोड़ा सा आराम देखने को या थोड़ा सा रिस्पाइट देखने को मिल सकता है कंज्यूमर्स को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव डिसाइडेड नॉट टू रिवाइज, नॉट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। और जबकि इसके बदले में कुछ कंपनीज जो ऐसी हैं स्पेशली एफएमसीजी सेक्टर में जो कि प्राइस कट रही हैं, क्योंकि कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, तो कंपनीज जो है वो कंज्यूमर को कम प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। इससे पहले हमें श्रिंकफ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिली थी। कंपनीज जो थी वो इन्फ्लेशन की वजह से या हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर पा रही थी, बट अमाउंट जो था वो रिड्यूस कर रही थी सेम प्राइस में। तो इस सिचुएशन को श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। तो इनिशियली हमें श्रिंकफ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिली थी, लेकिन अब चूँकि रॉ मटेरियल और कमोडिटीज़ के प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, तो ऐसा जैसा एंटिसिपेट किया गया था कि प्रॉबेबली कंपनीज अब रिकवरी करेंगी और अपने जो प्राइस हैं वो हाइक करेंगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। कंपनीज जो है वो प्राइस हाइक नहीं कर रही हैं और इसके अलावा कुछ कंपनीज जो हैं वो इस कमोडिटी जो कॉस्ट और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो डिक्लाइन हो रही है उसका बेनिफिट अपने इवेंचुअल कस्टमर को, इवेंचुअल कंज्यूमर को ऑफर कर रही हैं। तो अगर हम पैकेज्ड कंज्यूमर गुड कंपनी मारिको लिमिटेड की बात करें तो उसने अपना जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है उसका जो प्राइस है वो कट डाउन कर दिया। इसी तरह सफोला एडिबल ऑयल का भी जो प्राइस है करंट क्वार्टर में वो भी कट डाउन हुआ है। तो इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा? इन सब का इम्पैक्ट ये होगा कि जो कंज्यूमर है उसको थोड़ा सा इन्फ्लेशन से राहत देखने को मिल सकती है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कमोडिटी प्राइसेस और इनपुट प्राइसेस, जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था। हम देख सकते हैं Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 वर्सेस Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 का कंपैरिजन दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। क्रूड पाम ऑयल, कास्टिक सोडा, ब्रेंट क्रूड, बॉक्सेस, लेमिनेट्स, बार्ले, मिल्क पाउडर, फ्लोर, इन सब का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक ग्लिम्स में आप देख सकते हैं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। डॉट्स वरी ओवर वीआई's फंड डी। तो रिसेंटली
वोडाफोन आइडिया को रिकवर करने के लिए या उसको सेव करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो गवर्नमेंट का लोन है, AGR ड्यूज जो है गवर्नमेंट का वोडाफोन आइडिया पर, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का इक्विटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट को मिल गया था वोडाफोन आइडिया में। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने रिकवरी के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए फंड इन्फ्यूजन की बात की थी। वोडाफोन आइडिया ने सोचा कि प्रॉबेबली गवर्नमेंट का जब इक्विटी हो गई है मेरी कंपनी में, तो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है वो इतनी क्रिटिकल नहीं रहेगी और आसानी से फंड रेज हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 7,000 करोड़ का फंड रेजिंग एक्सरसाइज जो थी वोडाफोन आइडिया ने प्लान करी थी। और वोडाफोन आइडिया का ये एंटिसिपेशन था कि 5 से 7,000 करोड़ का फंड जो प्रोमोटर्स के थ्रू ईजिली रेज किया जा सकेगा, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली सैंक्शन द इक्विटी कन्वर्जन इन द कंपनी। और इसके बाद इस फंड को वोडाफोन आइडिया के रिवैम्प में या रीस्ट्रक्चरिंग में इस फंड को यूज़ किया जाएगा, जिससे कि वोडाफोन आइडिया जो है वो सस्टेनेबल कंपनी बनकर टेलीकॉम सेक्टर में रहे। लेकिन जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया को या वोडाफोन कंपनी को जिस तरीके से जो ये क्रिटिकल फंड इन्फ्यूजन लाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से जो DOT ऑफिसर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो ऑफिसर्स हैं, दे आर गेटिंग वेरी मच वरीड अबाउट द वोडाफोन आइडियाज promoters inability to infuse fund into the ailing carrier कंपनी। हालांकि सितंबर 2021 में जो वोडाफोन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अप्रूव भी किया है इस प्रपोजल को। प्रमोटर्स जो है 25,000 करोड़ का जो वोडाफोन आइडिया जो 25,000 करोड़ का जो फंड है वो आउटसाइड इन्वेस्टर्स से, और अप्रॉक्सीमेटली 4,500 करोड़ का जो फंड है वो जो प्रमोटर है, इंपॉर्टेंट प्रमोटर कौन है, आदित्य बिरला ग्रुप, उससे रेस करेगी। हालांकि इस प्रपोजल को अप्रूवल भी दिया गया था, बट एज पर द DOT ऑफिसर ऐसा कोई भी नया फंड जो है, फ्रेश कैपिटल जो है वो अभी तक वोडाफोन आइडिया में इन्फ्यूज़ नहीं किया गया है। और इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की रिकवरी जो है, रिवैम्प जो है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो जो भी फंड प्लानिंग करी गई थी, जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज की प्लान करी गई थी, जो प्लान अप्रूव किया गया था, वो एक्चुअल में अभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया है एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफिशियल्स। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। ID प्रूफ नॉट मस्ट फॉर ₹2000 नोट एक्सचेंज एट बैंक्स। तो 2,000 रुपए के नोट को वापस लेने की बात कही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसी के बाद से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन फिर से इकोनॉमी में शुरू हो चुके हैं कि नोट को एक्सचेंज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो उसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और अदर कमर्शियल बैंक्स के ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया है कि फ़िलहाल के लिए बैंक किसी भी तरह का फॉर्म या किसी भी तरह की आइडेंटिटी रिक्वायरमेंट नहीं रख रहा है 2,000 के नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए। और ट्यूसडे से ये फैसिलिटी, यानी मंगलवार से ये एक्सचेंज की जो फैसिलिटी है 2,000 के नोट के एक्सचेंज की फैसिलिटी, ये स्टार्ट हो जाएगी। And as per the RBI circular, that no identity proof is required to be submitted by the tenderer at the time of exchange. और अभी तक कोई स्लिप या फॉर्म भी RBI ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है एक्सचेंज करने के लिए नोट को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप। ज्वेलर्स एक्सेप्ट ₹2 के नोट्स विद सम राइडर। तो जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,000 के नोट को वापस लेने का अनाउंसमेंट किया और उसके लिए डेट डिसाइड कर दी कि अप्रॉक्सीमेटली सितंबर लास्ट तक ये जो सभी नोट्स हैं ये बैंक में वापस कर दिए जाएं, तो इसके बाद से ही इकॉनमी में स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गया, चाहे वो गोल्ड ट्रेडर्स हो, चाहे वो डॉलर ट्रेडर्स हो या अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। तो फॉलोइंग द RBI's mandate to withdraw ₹2,000 note, now many jewelers or jewelry retailers are offering the customers using this high value notes for payment furnished with the copy of their PAN or Aadhaar card as a precautionary measures against the potential tax scrutiny। और अगर हम फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन की बात करें, जब इंडिया में 500 और 1,000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया था, उस समय ज्वेलर्स ने बहुत ज़्यादा 500 1,000 के नोट्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए थे अगेंस्ट द ज्वेलरी पर्चर, और उसी के बाद से कई सारे जो ज्वेलर्स थे उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च हुआ था। दे हैव फेस्ड स्ट्रिंजेंट टैक्स स्क्रूटनी आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस इनवैलिडेटेड 500 और 1,000 नोट्स। तो उसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से लर्न करते हुए जो अब ज्वेलर्स हैं वो 2,000 के नोट को एक्सेप्ट करने से पहले कस्टमर से पैन और आधार की डिमांड कर रहे हैं।
तो ऐसे कोई भी कस्टमर्स जो कि ज्वेलरी शॉप में 2000 के नोट का यूज़ कर रहे हैं उनसे प्रॉपर डिटेल मांगी जा रही है, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी तरह का स्ट्रिंजेंट टैक्स स्क्रूटनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वेलर्स अवॉइड कर सकें। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 और 4 पर दिए हुए आर्टिकल्स हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल भी 2000 के नोट के ऊपर ही हैं, तो इनको हम कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। ₹2000 नोट में लूज लीगल टेंडर स्टेटस बाय ईयर एंड। तो हम सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो सर्कुलेशन से 2000 के नोट को विड्रॉ कर लेगा। उसके लिए सितंबर एंड तक का टाइम भी दिया गया है। बट एज पर द फ्यू ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी दिसंबर तक 2000 के नोट का जो लीगल टेंडर का स्टेटस है वो ख़त्म कर सकती है। इट मीन्स सितंबर तक पब्लिक को विंडो दी गई है कि वो अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज कर लें और इसके बाद जो 3 महीने होंगे उसमें गवर्नमेंट 3 महीनों के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट पूरी एनालिसिस करके जो 2000 के नोट है उनका लीगल टेंडर का जो स्टेटस है वो वाइंड अप कर सकती है, वो ख़त्म कर सकती है। जैसा कि फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन में किया गया था, उसमें इमीडिएटली 500 और 1000 के नोटों का जो लीगल टेंडर का स्टेटस था वो इमीडिएटली ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि इस बार जो डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस हुई है उसमें आरबीआई ने अभी फ़िलहाल के लिए 2000 का जो नोट है उसका लीगल टेंडर का स्टेटस ख़त्म नहीं किया गया। इसके लिए 6 महीने या 7 महीने का टाइम दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कई सारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं और इंडियन मिशंस हैं जो कि अब्रॉड में काम कर रहे हैं वो इस 2000 के नोट के फॉर्म में उन्होंने करेंसी, इंडियन करेंसी 2000 के नोट की सफिशेंट अमाउंट में रख रखी है। तो इसीलिए उनको किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो, वो ईजिली अपने पैसे को रिफंड कर पाएँ। 2016 में जैसा इनकन्वीनियंस देखने को मिला था, लंबी लंबी लाइन देखने को मिली थी, उस तरह की सिचुएशन गवर्नमेंट दोबारा नहीं चाहती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज है इस बार इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर या डिफरेंट फॉर्म में एक्सरसाइज किया है और इसके तहत फिलहाल के लिए अभी 2000 का जो नोट है वो अभी भी लीगल टेंडर है और दिसंबर एंड तक उसका ये स्टेटस जो है वो ले लेगी गवर्नमेंट। यानी 2000 का जो नोट है वो दिसंबर एंड तक या दिसंबर के बाद, दिसंबर इस ईयर के बाद में वो एक लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा। तो फिलहाल जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं, तो ऐसे इंडियंस जो कि ओवरसीज़ रह रहे हैं और जो वीज़ा के लिए इंडियन रुपी को यूज़ करते हैं वीज़ा फ़ी के लिए, और कई सारे जो अदर फर्म्स हैं जो कि ओवरसीज़ ऑपरेट कर रही हैं, उन सब के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते फिलहाल गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर कैंसिलेशन नहीं किया है 2000 के नोट का। सो दिस इज़ द की पॉइंट हियर। नो एक्सटेंशन बियॉन्ड 30th ऑफ सितंबर, क्लियरली बोल दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 30 सितंबर तक आप अपने सारे नोट सबमिट कर दीजिए। दिसंबर या आफ्टर सितंबर या बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो 2000 का नोट है वो उसका लीगल टेंडर का स्टेटस खत्म हो जाएगा। हालांकि 500 का जो नोट है उसके फिलहाल वो अभी तक की हाईएस्ट वैल्यू करेंसी होगी, उसके बाद कोई इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में। तो सितंबर के बाद 500 का नोट जो होगा वो हाईएस्ट वैल्यूएशन की करेंसी होगी इंडियन करेंसी के बास्केट में। इसी के साथ पेज नंबर 4 पर दी हुई न्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं। नो फॉर्म आईडी नीडेड टू एक्सचेंज ₹2K नोट्स SBI। जैसा कि अभी हमने मिंट की न्यूज़ में डिस्कस भी किया है कि कई सारे कमर्शियल बैंक्स ने और आरबीआई ने भी क्लियर किया किसी भी तरह का फॉर्म, स्लिप या आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। 2000 के नोट को बदलने के लिए एक इंडिविजुअल जो है वो 20,000 तक के नोट को एक्सचेंज कर सकता है। हालांकि डिपॉजिट पर कोई भी लिमिट नहीं है। एक्सचेंज पर 20,000 की लिमिट है, डिपॉजिट पर किसी भी तरह की लिमिट नहीं है और कोई भी फॉर्म और आईडी रिक्वायर नहीं है। और ऐसा क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं बैंक? क्योंकि रिसेंटली सोशल मीडिया में बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो फ्लोट हो रहे हैं जो मिसलीड कर रहे हैं कंज्यूमर को, जो मिसलीड कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स को कि नोट को एक्सचेंज करने के लिए एक डिजिटल फॉर्म की या किसी तरह के फॉर्म की ज़रूरत है। तो उसी को क्लैरिफाई करते हुए बैंक्स ने बोला किसी भी तरह के फॉर्म आईडी की ज़रूरत एज ऑफ नाउ नहीं है। एंड दिस इज़ द शेयर ऑफ ₹500 नोट आफ्टर पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। और कितने नोट्स किस तरह से सर्कुलेशन में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो हम देख सकते हैं 100 रुपये के नोट की बात करी गई है, 200 रुपये के नोट की बात करी गई है, 500 और 2000 के नोट की बात करी गई है। तो ये 2016 से लेकर जब फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2022 तक का डेटा दिया हुआ है किस तरीके से 100 का नोट जो है वो सर्कुलेशन में एक कंसिस्टेंट मैनर में। अगर 200 के नोट की बात है तो उसमें हमें इंक्रीजिंग फॉर्म में सर्कुलेशन देखने को मिला, मतलब 200 का जो नोट है वो सर्कुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है ईयर बाय ईयर। इसी तरीके से 500 के नोट में भी हमें के सर्कुलेशन में हमें इंक्रीज़ देखने को मिला 2016 के बाद से। लेकिन अगर हम 2000 के नोट की बात करें तो उसमें डिक्लाइन है और उसका रीज़न ये भी था कि टाइम टू टाइम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 के नोट को वापस भी ले रही थी
और नए नोट को प्रिंट नहीं कर रही थी और सर्कुलेशन में नहीं ला रही थी, जिसकी वजह से 2000 के नोट का जो सर्कुलेशन था, अगर आप देखें तो ईयर बाय ईयर डिक्लाइन होता हुआ चला गया अगेंस्ट ऑल द अदर करेंसी नोट, चाहे वो 100 का हो, चाहे वो 200 का हो, चाहे वो 500 का हो। और अगर 500 के नोट की बात है, जो इस समय हाईएस्ट करेंसी नोट है इंडिया में, तो 2016 में इसका सर्कुलेशन 20% था और पोस्ट डिमोनेटाइजेशन इसका जो एक्सटेंट था वो इंक्रीज होकर के 70% तक पहुंच गया है। और अगर 2000 के नोट की बात करें, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए जिसको आरबीआई ने वापस लिया है, तो उसका सर्कुलेशन फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में 13.8% था, जो कि मार्च 23 तक 10.8% तक पहुंच गया था। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10% 2000 के नोट जो थे वो सर्कुलेशन में थे मार्च 2023 तक। तो फेज वाइज मैनर में ऑलरेडी आरबीआई जो थी 2000 के नोट का सर्कुलेशन कम कर रही थी। अब फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको वापस ले लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हवाला रेट एट ₹91 फॉर डॉलर, एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट ₹70K। तो डेफिनेटली जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये अनाउंसमेंट आया कि 2000 का जो नोट है उसको वापस लिया जा रहा है सर्कुलेशन से, इमीडिएटली ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास अनअकाउंटेड मनी था, उनको फिर से प्रॉब्लम शुरू की, जैसा कि 2016 में हुई थी। और उसके बाद से जो ऐसे इंडिविजुअल्स है जो अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी होल्ड करते हैं, उन्होंने इमीडिएटली डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करना शुरू कर दिया अपने करेंसी को, ह्यूज करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए। और उसमें चाहे वो डॉलर एक्सचेंज हो, चाहे वो गोल्ड को लेकर के डिफरेंट मेजर्स हो। तो अनअकाउंटेड मनी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो फैमिलियर रूट्स हैं, डॉलर एक्सचेंज और गोल्ड एक्सचेंज, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। द पीपल आर एक्सचेंजिंग द नोट्स फॉर गोल्ड एंड डॉलर्स इन डिफरेंट ग्रे एंड अनअकाउंटेड मार्केट। और इसकी वजह से जो ऑफिशियल रेट्स हैं मार्केट में, वो दोनों ही असेट्स के, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो गोल्ड, दोनों के ही जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं शार्पली, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है गोल्ड की और डॉलर की। अब जिनके पास 2000 के नोट्स हैं, वो 2000 के नोट को दे करके या तो गोल्ड खरीद रहे हैं या तो डॉलर खरीद रहे हैं। तो सडनली गोल्ड और डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं। जो गोल्ड है वो 70K पर 10 ग्राम तक पहुँच गया है। डॉलर का जो रेट है वो 91 तक पहुँच गया बिकॉज ऑफ दिस हवाला रेट और हवाला डिमांड। हालांकि ऑर्गेनाइज मार्केट में बात करें तो गोल्ड जो है वो 68,000 पर 10 ग्राम का है। लेकिन अगर हम जो अनअकाउंटेड मनी की बात करें, जहाँ पर या ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट की बात करें, वहाँ पर 70 से 75 हज़ार पर 10 ग्राम गोल्ड रेट है, जो इंक्रीज कर गया है बिकॉज ऑफ द conversion by these individuals who are holding the unaccounted money in the form of 2000 rupee currency. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 that is given on page number 6 of business standards, stalled refinery expansion proposal on PMO radar. तो अभी के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या पीएमओ जिसको हम बोलते हैं, वो फिलहाल के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कशन की स्टेज में है। और किस बात को लेकर के डिस्कशन हो रहा है? फिलहाल के लिए जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैं, रिफाइनरी जो कैपेसिटीज़ हैं जो इंस्टॉल्ड हैं, बट बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न वो फंक्शनल नहीं है, उनको दोबारा से फंक्शन करने के लिए, उनको उनका एक्सपेंशन करने के लिए और कई सारे नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लाने के लिए जो पीएमओ है वो डिफरेंट मिनिस्ट्री से और स्टेक होल्डर से डिस्कशन की स्टेज में है। तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ डजन एक्सपेंशन और नए ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं उन पर डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चन ये उठता है, अभी जो ये प्लान पहले से ही जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स प्लान थे, ये क्यों इंस्टॉल्ड हैं? क्या तो कई सारे जो प्लान थे रिफाइनरी एक्सपेंशन के, वो लैंड एक्विजिशन की वजह से, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से, फंड्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, कई सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से वो स्टॉल्ड पड़े हुए थे, रुके हुए पड़े थे। तो अब गवर्नमेंट पीएमओ जो है वो उसको फिलहाल के लिए फिर से रिवैम्प करने जा रहा है और उसका सीधा पर्पस ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके, जिससे कि जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है स्पेशली पैंडेमिक के बाद से, इस डिमांड को मीट आउट किया जा सके। तो रिफाइनरी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए, क्रूड ऑयल की रिफाइनरी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए ऐसे जितने भी एक्सपेंशन प्लान और जो न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स थे जो कि इंस्टॉल पड़े थे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, उनको गवर्नमेंट दोबारा से रिव्यू कर रही है, दोबारा से रिवाइज कर रही है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉपर सोल्यूशन सो दैट दीज प्लान्स, दीज एक्सपेंशन प्लान्स और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन। और इसमें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है
वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी इन रत्नागिरी, महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी पे वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है जो कि बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू था, उसको गवर्नमेंट मेजॉरली कंसिडर करी कैसे इस रिफाइनरी को दोबारा से इंस्टॉल किया जा सके थ्रू एक्सपेंशन। और इसके लिए गवर्नमेंट एक कोर टीम भी कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, यानी जो इंडिविजुअल्स वहाँ उन लैंड्स में रह रहे हैं, जो लोकल्स उन लैंड्स में रह रहे हैं उनसे, इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं उनसे, कई सारे जो कंपनीज OMCs इन्वॉल्व हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके गवर्नमेंट जो है वो एक इंक्लूसिव सोल्यूशन लाने की कोशिश करेगी जिससे कि इंडिया की जो रिफाइनरी कैपेसिटी है वो बूस्ट करी जा सके, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल आउटपुट को बूस्ट किया जा सके और जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको मीट आउट किया जा सके। हालांकि अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडिया ऑलरेडी हैज़ 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी, रिफाइनिंग कैपेसिटी, तो चौथा कंट्री है इंडिया लिस्ट में इन टर्म्स ऑफ द रिफाइनरी कैपेसिटी। तो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में इंडिया इज़ वन ऑफ द 4th लार्जेस्ट कंट्री। हालांकि जिस तरीके से डोमेस्टिक डिमांड जो है क्रूड ऑयल की इंक्रीज हो रही है, तो गवर्नमेंट ने कैपेसिटी एडिशन और नए प्रोजेक्ट एडिशन को प्रायोरिटी बेसिस पर सेट करने की बात कही है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। रेवेन्यू ऑफ लिस्टेड टाटा फर्म्स टॉप ₹10 ट्रिलियन। तो ये बेसिकली बिजनेस स्टैंडर्ड की खुद की एनालिसिस है, जहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने टाटा ग्रुप की कई सारे जो SBUs हैं, जो सब्सिडी कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस करी है और ये देखा कि कौन कौन सी जो कंपनी से मेजॉरली प्रॉफिट ला रही हैं टाटा ग्रुप में। हालांकि कई सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे कि टाटा ग्रुप में अगर हम देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट SBU है टाटा की, वो TCS है। मेजॉरली जो प्रॉफिट आता है टाटा ग्रुप में वो TCS के थ्रू आता है। तो पिछले कुछ सालों का यानी 2018 से लेकर के 2023 तक का रिवेन्यू जो है उसकी एनालिसिस करी है बिजनेस स्टैंडर्ड ने और उसके अकॉर्डिंग जो टाटा ग्रुप की जो बिगेस्ट कंपनी है इन फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द रिवेन्यू ग्रोथ, वो है टाटा मोटर्स, TCS, टाटा पावर, टाइटन और अदर कंपनीज। टाटा स्टील में हमें थोड़ा सा रिवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, एंड दिस इज द कंबाइंड रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ द टाटा ग्रुप लिस्टेड कंपनी सिंस 2010 टू 2013। और देख सकते हैं कंटिन्यूसली हमें इसमें एक इंक्रीज देखने को मिला। हालांकि बहुत ज़्यादा एक एक्सपोनेंशियल या शार्प इंक्रीज नहीं है, बट हाँ इंक्रीज कुछ ईयर्स को अगर हम छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द ईयर्स जो प्रॉफिट है, रिवेन्यू है, वो टाटा ग्रुप लिस्टेड फर्म्स है उनका इंक्रीज कर रहा है। एंड द ग्रुप ऑफ 14 की लिस्टेड कंपनीज इन विच टाटा सन्स होल्ड्स अ डायरेक्ट इक्विटी स्टेक रिपोर्टेड अ कंबाइंड रिवेन्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि पिछले साल इन फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में 15% ज़्यादा। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खुद की एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट, टेलकोस इन हडल टू हैंग अप ऑन ग्रीन मिनिस्ट्रीज वेस्ट रूल। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम MOEFCC भी बोलते हैं, उसने ई वेस्ट को लेकर के, ई वेस्ट जनरेशन को लेकर के कुछ नए रूल्स जो हैं वो फ्लोट किए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में लाने की बात कही है। और उसकी के बाद से इमीडिएटली जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो मिनिस्ट्री के इस पर्टिकुलर नए गाइडलाइन को, जो कि ई वेस्ट से रिलेटेड है, उसको अपोज कर रहे हैं। दे आर टेकिंग द टफ स्टैंड ऑन दिस नोटिफिकेशन दैट हैज़ बीन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों ऐसा है? तो उनका ये कहना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का जो ई वेस्ट रूल का जो नया गाइडलाइन आया, उसकी वजह से जो मोबाइल सर्विस कंपनीज हैं उनका 5G रोल आउट इम्पैक्ट करेगा। और ये जो रूल्स हैं मिनिस्ट्री के, ये अप्रैल 1 से इम्प्लीमेंटेशन में आ गए हैं, जिसको लेकर के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनका ये कहना है कि कंपनीज ने ऑलरेडी 5G रोल आउट को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और पुराने ई वेस्ट रूल के अकॉर्डिंग किया है। और इस ड्यूरेशन में किसी भी तरह के नए रूल्स को लाना, ग्रीन रूल्स को लाना, ई वेस्ट के रूल्स को लाना, कंपनी के 5G रोल आउट प्लान को इम्पैक्ट करेगा। सो तो इंडस्ट्री बॉडी जो है उनकी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI, उसने एक प्रेजेंटेशन प्लान किया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के आगे प्रेजेंट किया जाएगा, जहां पर जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट उनको अपने कंसर्न जो है वो रजिस्टर कराएगी, जहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को लेकर के और ई रूल को लेकर के, ई वेस्ट रूल को लेकर के जो कई सारे क्लॉज हैं कि एक प्रोडक्ट की जो भी टेलीकम्युनिकेशन का जो भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल का क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है, कब के बाद उसको कैसे उसको
डिस्पोज ऑफ करना है, इस तरीके के कई रूल्स हैं। तो उसको लेकर के जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो अपना प्रेजेंटेशन देगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और डॉट के सामने, क्योंकि उनका ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने किसी इस तरह के ई वेस्ट रूल को लाने से पहले ना ही डॉट से कंसल्टेशन ली और ना ही इंडस्ट्री के किसी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन ली। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का मानना है कि जो ये नए रूल्स हैं ये इनके 5G रोल आउट को इम्पैक्ट करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया आस्क फॉर $55 मिलियन फंडिंग इन फर्स्ट कॉल विद पैंडेमिक फंड। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है इस न्यूज़ को कवर करने का। सीधा रीज़न मेरा ये कि हम पैंडेमिक फंड के बारे में डिस्कस कर सकें। तो बेस्ट पैंडेमिक क्या है? पैंडेमिक फंड बेसिकली क्या है? इट इज़ टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट टू स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेसिटीज़। तो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक एक्सपीरियंस के बाद वर्ल्ड बैंक और उसके ट्रस्टीज़ ने ये एक पैंडेमिक फंड, एक पूल फंड क्रिएट किया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली $300 मिलियन जो है वो अभी तक अप्रूव किए जा चुके हैं इनटू दिस फंड फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, और अप्रॉक्सीमेटली $1.66 बिलियन का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्लेज किया गया है इस पैंडेमिक फंड में थ्रू डिफरेंट ट्रस्टीज ऑफ वर्ल्ड बैंक। और इसी फंडिंग पैंडेमिक फंड से जो इंडिया है वो पहली बार $55 मिलियन का फंड रेजिंग जो है वो रिक्वेस्ट प्लेस करने जा रहा है। सो इन इट्स फर्स्ट कॉल विद द पैंडेमिक फंड ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंडिया हैज़ टेकन अ सिग्निफिकेंट डेवलप और अप्रॉक्सीमेटली $55 मिलियन का जो फंड है वो मांग रहा है इंडिया सीधे सीधे इस पैंडेमिक फंड से। और किस लिए फंड यूज किया जाना है? टू फाइनेंस द क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द पैंडेमिक प्रिवेंशन, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स कैपेसिटीज एट नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल। तो उसी को लेकर के इंडिया ने फर्स्ट डिमांड अपनी रेज करी है कि मुझे हमें पैंडेमिक फंड से $55 मिलियन का फंड दीजिए सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ फ्रॉम अपकमिंग पैंडेमिक लाइक सिचुएशंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI टू मीट डायरेक्टर्स ऑफ PSBs टुडे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक डिटेल इंटरेक्शन मीटिंग होल्ड कर रही है, किससे? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ। अब किस बात पर मीटिंग हो रही है? ऑन अ इशू कवरिंग सुपरविजन, इन्हेंसिंग गवर्नेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन। तो ये 1 डे का इंटरेक्शन होगा जिसका टॉपिक होगा गवर्नेंस इन बैंक ड्राइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के जो कई सारे रेगुलेशन रिसेंटली RBI ने इशू किए उनकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर के, उनके इन्फोर्समेंट को लेकर के, और आगे आने वाले टाइम पीरियड में या लॉन्ग टर्म में जो विजन क्या रहेगा बैंकिंग इंडस्ट्री का उसको लेकर के ये 1 डे डिस्कशन होगा, जहां पर अश्योरेंस, गवर्नेंस, एथिक्स, ऑपरेशनल रिस्क, KYC रिलेटेड नॉर्म्स, डेटा एनालिटिक्स, इन सब इश्यूज पर RBI और PSBs जो है वो डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस